हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने आर्हीनियस थ्योरी को डिस्कस किया था और आर्हीनियस थ्योरी के हम एविडेंसेस कर चुके हैं। अब उसी आर्हीनियस थ्योरी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ ये बेस है ऑन आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। लेट दैट इलेक्ट्रोलाइट इज AB। इलेक्ट्रोलाइट है तो जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, एक कटायन और एक अनायन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे KCl है, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, इसे दिया था ओसवाल्ड ने इन 1888 कि एक आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिसोसिएट होता है आयंस में। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। अब हम इसके लिए एक रिजल्ट निकालेंगे। अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AB, चेंजेस इनटू जो डिसोसिएट हो गया कटायन और अनायन में। अब हमने क्या करना है, मानना है कि जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, लेट दैट कंसंट्रेशन इज C। अब इनिशियली तो मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट था, वो डिसोसिएट तो नहीं हुआ ना आयंस में। जब वो डिसोसिएट नहीं हुआ आयंस में तो इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, 0-0। बट आफ्टर सम टाइम मीन्स एट इक्विलिब्रियम इस C में से C अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। हमने कहा था ना अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब आर्हीनियस थ्योरी पढ़ी थी वही अल्फा की बात करें। इसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो गया। जितने ये डिसोसिएट होंगे उतने तो ये बनेंगे, यानी कि कितने बने, C अल्फा एंड C अल्फा। डन, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो इक्विलिब्रियम पे क्या कंस्टेंट मीन्स लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहती है दैट K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दीज आर प्रोडक्ट्स एंड दिस इज रिएक्टेंट। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज C अल्फा एट इक्विलिब्रियम। इसकी क्या है, C अल्फा, और इसकी क्या AB की C इंटू 1 माइनस अल्फा। मैंने C को कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा। डन, ये आ गई मेरे पास। यहां से C और ये C कैंसिल हो सकता है तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक बच रहा है ऊपर C, एक बच रहा है अल्फा स्क्वायर, एक बच रहा है 1 माइनस अल्फा। तो ये है मेरी ओसवाल्ड की डिल्यूशन लॉ। डन, मैंने ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो K आया है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब ये क्या बन गया हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आप इसे क्या कह सकते हो, डिसोसिएशन नहीं तो आयनाइजेशन, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट। डन, तो हम इसको डिसोसिएशन की टर्म में KD लिख सकते हैं और आयनाइजेशन की टर्म में KI लिख सकते हैं। तो आप K लिखो, KD लिखो और KI लिखो, ये सारे क्या है, सेम। अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फॉर्मूला क्या आया मेरे पास K का, दैट इज आया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी उसके कोई यूनिट्स नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन पे। तो K के क्या होंगे, सेम यूनिट एज कंसंट्रेशन। जैसे आप कंसंट्रेशन लोगे वैसे इसके यूनिट आ जाएंगे। डन, अब ये क्या थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज करो आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग नहीं ले रहे, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स उसमें पार्शियल होगा डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, मीन्स अल्फा क्या होगा, स्मॉल। अगर अल्फा मेरे पास वेरी स्मॉल है तो हम उसे 1 की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। अल्फा तो बहुत छोटा सा है ना, तो उसके 1 की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं ये आ गया। तो मेरे पास K को मैं KD लिख सकती हूँ बिकॉज वही डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहां से कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, 1। डन, हमें निकालना है अल्फा यानी कितनी डिग्री हुई डिसोसिएशन। ये C का चला जाएगा नीचे और ये अल्फा का स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो मेरे पास इसका एक और फॉर्मूला आ गया। डन, मैंने जस्ट क्या किया, अल्फा को स्मॉल कर दिया। तो यार इतना आ गया मेरे पास।
अब यहां पर हम देखो जो अल्फा है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये चीज है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। केडी तो कांस्टेंट है ना, यानी कि जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। जो आप कंसंट्रेशन लोगे, अगर कंसंट्रेशन हाई है इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी आपकी, कम, एंड वाइस वर्सा। डन। अब जब हम कंसंट्रेशन लेते हैं हम 1/c को क्या लेते हैं, v बाय c इज v कंसंट्रेशन। तो इसमें मैं पुट कर दूं अपने फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला क्या है, kd इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अगर मैं c को पुट करूंगी तो 1/v आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, kd इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1/v। c को मैंने 1/v से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। डन। और सिमिलर वे में अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, सॉरी 1, यहाँ भी मैंने अल्फा लिख दिया था, सॉरी गलती से 1 आएगा। तो kd इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 इंटू वी। अल्फा निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू kd इंटू वी, इधर चला जाएगा और इसका रूट आ जाएगा। आप यहां से भी कर सकते थे, 1/c को v पुट कर दिया, मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो मेरे पास अगर वॉल्यूम गिवन होगी और मुझे तब डिसोसिएशन निकालना है तब मैं ये फॉर्मूला निकालूंगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर वॉल्यूम। उसके क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट की मोलर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली, और इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डन। तो ये आ गई हमारी ऑस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ। अब इसी की हम क्या बात करते हैं, वैलिडिटी। अब वैलिडिटी की बात करें, अब हमने अल्फा को निकाला है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस अल्फा को हम पहले भी निकाल चुके आर्हीनियस थ्योरी में, दैट इज कंडक्टेंस अपॉन लिमिटेड कंडक्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कितनी होगी और एट सी कंसंट्रेशन पे कितनी होगी कंडक्टेंस, इन दोनों की जो रेशियो थी वो हमारी क्या थी, अल्फा के बराबर। ठीक है, अब इसकी वैलिडिटी की बात करें तो कुछ पॉइंट्स जो ऑब्जर्व किए गए वो क्या थे। पहली चीज, जो kd की वैल्यू है वो नियरली क्या आई थी, कांस्टेंट आ रही थी फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। kd इज नियरली कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पूरे में बात ही तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की है, यहाँ भी वीक का लिया तभी क्या रहा, यहाँ भी वीक का लिया तभी किया। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, उसके लिए क्या आ रही थी, वीक इलेक्ट्रो नियरली कांस्टेंट। बट सोल्यूशन क्या आना चाहिए, डिल्यूटेड। व्हेन सोल्यूशन इज डिल्यूटेड, कंसंट्रेशन कम, सोल्यूशन डिल्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, kd की वैल्यू वीक के लिए तो कांस्टेंट आ रही थी बट नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग। kd इज नॉट कम आउट टू बी कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू कांस्टेंट नहीं आई। डन। तो यहां पर इसका मतलब जो हमारी ऑस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ है ओनली होल्ड गुड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स ऑस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ ओनली होल्ड गुड फॉर, किसके लिए वर्क कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग। डन। ये आगे हमारी इसकी वैलिडिटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वीक पे अप्लाई होगी, स्ट्रॉन्ग पे नहीं होगी। अब इस ऑस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ को हमने यूज क्या करना है, यानी अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की। अब हमने यहाँ पर बोला कि ऑस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ हमारी किसके ऊपर वर्क कर रही है, ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, यानी kd की वैल्यू को। यानी अगर मेरे पास एक वीक बेस है या वीक एसिड है तो मैं उसके लिए किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ, kd की वैल्यू को। ठीक है, kd की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसमें क्या एक वैल्यू चाहिए, अल्फा। अल्फा क्या है मेरी को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसमें कितनी डिसोसिएशन हुई है। ठीक है, और क्या चाहिए, सी यानी कि कंसंट्रेशन। अगर मुझे ये सारी वैल्यूज पता हो, अल्फा की वैल्यू पता हो, सी की वैल्यू पता हो, तो मैं kd निकाल सकती हूँ। और सपोज करो आपको क्वेश्चन में वो kd यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है,
कंसंट्रेशन गिवन है, पूछे कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो आप अल्फा को यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। मींस विद द हेल्प ऑफ ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी वीक एसिड एंड वीक बेस। डन। तो ये थी हमारी ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ जो किसके ऊपर वर्क करी थी, आर्हीनियस थ्योरी। अब आर्हीनियस थ्योरी जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, जिसके 7 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, अब उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। अब हम बात करेंगे उन्हीं लिमिटेशंस की। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। अब आर्हीनियस थ्योरी की क्या लिमिटेशन है? अब नो डाउट जो आर्हीनियस थ्योरी थी उसने बहुत सारे जो हमारे फिनोमिना थे यानी उन सबको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो चीजें पीछे वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उन सबको एक्सप्लेन किया था। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने कंडक्टेंस की बात की थी तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पर्टिकुलर ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ भी दे दी। ठीक है, तो कई सारी चीजों को इसने कवर अप किया, बट फिर भी इसमें कई सारी मेजर ऑब्जेक्शंस थी, कहीं कहीं पर इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अब उन्हीं को डिस्कस करते हैं। अब आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। आर्हीनियस का थ्योरी को अगर हम देखें तो उसका फर्स्ट पॉइंट था व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर दैट स्प्लिट्स अप इनटू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, मींस उन्होंने यहां पर कहा कि आयनाइजेशन होती है। आर्हीनियस ने एक वर्ड यूज किया, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन होता है उसमें आयंस बनना, बट जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl ले लो, KCl में ऑलरेडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनायन होते हैं, ये ऑलरेडी आयनाइज फॉर्म में है, बट वाटर में जाने के बाद ये जस्ट क्या हुआ है, स्प्लिट अप हुआ है, यानी यहां पर क्या हुआ, डिसोसिएशन। आयनाइजेशन तो नहीं हुआ, उसने आयंस तो नहीं बनाए ना, उसने तो जस्ट उन्हें डिसोसिएट किया, यानी कि अलग अलग किया। पहला पॉइंट क्या था कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर में जाता है तो वो आयनाइज हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन में, तो वहां वर्ड आयनाइजेशन की जगह डिसोसिएशन होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये आयनाइज्ड हैं, ये जस्ट क्या हुए, अलग अलग हुए, यानी कि डिसोसिएट हुए। तो इसकी फर्स्ट रिप्लेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय डिसोसिएशन। आयनाइजेशन को डिसोसिएशन से रिपीट वो करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था इसके साथ वो ये था कि ये जो आर्हीनियस थ्योरी है एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग। तो ये फेल हो जाती है जब हम इसे स्ट्रॉन्ग के लिए वर्क कराते हैं। नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अभी डिल्यूशन लॉ में देख लिया वैसे, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वर्क नहीं करती, तो ये इसकी फेलियर बन गई। ठीक है, नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। जब आप लोगों ने अपनी लोअर क्लास में इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा होगा, क्योंकि ये आयनाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी से। अब ये आयनाइज फॉर्म में है, तो ये जब अपनी मोल्टन स्टेट में होते हैं तब भी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। डन। तो इसको वाटर ऐड करने का क्या पर्पस था यहाँ पे? पहला पॉइंट ये था ना कि वाटर में जाकर ये आयनाइज होते हैं इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन, और यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन क्या करते हैं, मूव करते हैं, तब हमारे पास क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में भी क्या होगा, इनमें आयंस बने हुए हैं, आयंस है, आयंस मूव करेंगे और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यहाँ वाटर डालने का क्या पर्पस था, तो रोल और वाटर, रोल कह लो या फंक्शन ऑफ वाटर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो वाटर क्यों डाला, ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि वाटर डालने पे कोई आयनाइजेशन नहीं है, ये ऑलरेडी आयन फॉर्म में थे, जस्ट डिसोसिएट हुए। ठीक है, वो तो मोल्टन स्टेट में भी हो जाते हैं, कंडक्ट कर लेते इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ वाटर का क्या पर्पस था, इस चीज को नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमने आर्हीनियस के बेस पे पढ़ी ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ। ठीक है, ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ की बात करें, ये पॉइंट इसी में आप कवर अप करोगे। ठीक है, इसी के ए बी पॉइंट बना सकते हो आप। ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ वर्क only for weak electrolyte, not for strong.
ये भी इसकी क्या थी, मेजर लिमिटेशन। ठीक है, जो इसी से निकल रही है वो सिर्फ और सिर्फ वीक के लिए वर्क करिए, स्ट्रॉन्ग के लिए वर्क नहीं करिए। नेक्स्ट, इसी में जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, हमने आर्हीनियस थ्योरी में कहा कि ये इन दोनों की क्या है, रेशियो, मीन्स कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C एट लिमिटेड कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इन दोनों की क्या है, रेशियो है। ठीक है, और इसके बेस पर हमने कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पर हमारी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, ज्यादा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है, बट यहां पर जब वैल्यू को नोट किया गया तो वो एक्चुअल में डिफरेंट आई, जो वैल्यू ऑब्जर्व की गई थी और जो वैल्यू कैलकुलेट की गई थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। तो ये भी इसकी क्या है, एक मेजर लिमिटेशन है। अब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी अल्फा की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 आई यानी कि उसमें क्या आ रही, कंप्लीट डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन कंप्लीट है तो उसकी कंडक्टेंस भी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट, बिकॉज वो कंप्लीटली आयन में बन चुका है ना, तो यानी कि उसके आयन्स इजिली मूव कर रहे हैं और उतनी ज्यादा कंडक्टेंस आ रही है। तो इसमें डिल्यूशन करने पे कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हुई, डिल्यूशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो समझ आता है कि जब डिल्यूशन की तो चलो मोर और मोर आयन्स बनने शुरू हो गए और ज्यादा डिसोसिएशन होने लग गई। जितनी ज्यादा डिसोसिएशन उतने ज्यादा आयन, उतनी ज्यादा मूवमेंट, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। बट स्ट्रॉन्ग में तो कंप्लीटली है, वो पहले से ही कंप्लीट डिसोसिएट है। अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट है तो वहां पर डिल्यूशन करने पे कैसे उनकी वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ गई, इसकी दूसरी एक और लिमिटेशन आ गई। तो ये थी हमारी आर्हीनियस थ्योरी जिसकी कुछ लिमिटेशन थी। मीन्स आर्हीनियस थ्योरी ने हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट तक तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बचा क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी ना किसी न्यू एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट थी जो उसके bihevior को क्या कर सके, डिस्कस कर सके। तो अब उसके जो बिहेवियर था उसे डिस्कस किया था डी बाय हक्कल ने। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटर आयनिक इफेक्ट, यानी कि डी बाय हक्कल थ्योरी, या फिर आप कह लो बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसे यह क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। अब बार बार बात करें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पार्शली क्या डिसोसिएट होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है ऑलरेडी, तो डिल्यूशन पे उसकी कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हुई, ये चीज अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बिकॉज वीक के केस में समझ आता है कि हाँ, जब डिल्यूशन हुई तो नंबर ऑफ आयन्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। ऑन डिल्यूशन क्या हुआ है, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हुए। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की, ऑन डिल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज, ये चीज समझ आ गई। उस टाइम पे हमारी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट स्ट्रॉन्ग के केस में तो ऑलरेडी नंबर ऑफ आयन सेम ही है ना, डिल्यूशन के केस फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो उस केस में क्या हुआ, तो वहां पर नंबर ऑफ आयन के साथ साथ नंबर ऑफ आयन्स तो जरूरी है ही है, साथ में एक और टर्म जरूरी है, दैट इज स्पीड ऑफ आयन। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नंबर ऑफ आयन्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट स्पीड ऑफ आयन पे क्या करेगा, फर्क पड़ेगा। तो ये दोनों फैक्टर जो हमारे किसे इफेक्ट करते हैं, कंडक्टेंस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयन सेम है, बिकॉज पहले जितने थे ऑन डिल्यूशन उतने, क्योंकि उसकी कंप्लीट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या, अल्फा, ये कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, डिसोसिएट आयन बना चुके हैं।
तो इस केस में नंबर ऑफ आयन का डिल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा फर्क किसका पड़ता है, इसका, यानी कि स्पीड ऑफ आयन का। अब स्पीड ऑफ आयन यानी कि जितनी इजिली वो मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा उनकी क्या आएगी, कंडक्टेंस। ठीक है, जितना इजिली वो, जितना उनके पास फ्रीडम होगी मूवमेंट की, मोर इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मोर इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्यों आती है, जब आयंस मूव करते हैं और जितनी ज्यादा उनके पास फ्रीडम होगी मूव करने की उतनी ही ज्यादा उनके पास क्या आएगी, उनकी क्या आएगी, कंडक्टेंस आएगी। तो इस चीज को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था, इस आयनिक इंटरफेरेंस को, उसे एक्सप्लेन किया था डी बाय हक्कल ने। ये क्या आ गई, आयनिक इंटरफेरेंस। इसे सबसे पहले एक्सप्लेन किया था डी बाय हक्कल ने। ठीक है, उन्होंने इस चीज को जब एक्सप्लेन किया तो उनका मानना था कि एक एटमॉस्फेयर होता है, जो भी हमारा आयन होगा वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले आयन्स के साथ घिरा हुआ होगा, उसकी सराउंडिंग ऐसी होगी। ठीक है, ये क्या होता है, उसका आयनिक एटमॉस्फेयर। अगर नेगेटिव आयन है तो उसके सारे चारों ओर क्या हो जाएंगे, उसके पॉजिटिव आयन होंगे। ठीक है, ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर होता है ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। डन, ये आयनिक एटमॉस्फेयर क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। ये इनकी जो अट्रैक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज आयन, ये अफेक्ट करती है हमारी स्पीड को, जिसे हम बोलते हैं आयनिक इंटरफेरेंस या इंटर आयनिक इम्पैक्ट। तो हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस दैट अफेक्ट स्पीड ऑफ आयन, ये इसे पॉजिटिवली अट्रैक्ट करके रखेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अफेक्ट द स्पीड ऑफ आयन इज कॉल्ड इंटर आयनिक इफेक्ट, जो इसकी टर्म हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, इंटर आयनिक इफेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, इंटर आयनिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को दो बेस पे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो पहला इफेक्ट आता है इसके अंदर रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट का ही दूसरा नाम है एसिमेट्रिक। अब हमने ये बात कर ली कि हमारे पास एक आयन है, वो अपने से अपोजिट चार्ज आयन की सराउंडिंग में, उसकी सराउंडिंग में सारे उसके अपोजिट चार्ज आयन है, इनके बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, जब तक आपने इनके ऊपर कोई फील्ड नहीं लगाई, जब तक फील्ड नहीं आई, ये एक सिमेट्रिक एटमॉस्फेयर है, जब तक आपने इसके ऊपर फील्ड नहीं लगाई। जैसे ही आप करंट पास करोगे, जैसे करंट पास करोगे आपके आयन क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। मूव कैसे करेंगे, आपका जो पॉजिटिव आयन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और जितने भी नेगेटिव आयन है इसकी सराउंडिंग में वो सारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। डन। तो आयन्स के बीच में क्या होगा, ये उनका ओल्ड एटमॉस्फेयर था, ये उनका न्यू एटमॉस्फेयर है जिसमें वो अपने अपोजिट आयन की प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं जब उन्होंने करंट फ्लो किया। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, ये टाइम कहाँ लगा, जब हम ओल्ड एटमॉस्फेयर से न्यू एटमॉस्फेयर की तरफ गए, इनके बीच में जो टाइम लगा उसे हमने क्या बोलना है, उसका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसीलिए इसे बोला जाता है रिलैक्सेशन इफेक्ट। और क्योंकि इसमें एक सिमेट्रिक एटमॉस्फेयर से कुछ टाइम के लिए डिससिमेट्री आ जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट। टाइम लगा जाने में, ओल्ड से न्यू एटमॉस्फेयर में बनाने में, और क्या हुआ, सिमेट्री क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, इसीलिए क्या है, रिलैक्सेशन इफेक्ट एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट। अब आते हैं अपने दूसरे पे। दूसरा इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट।
देखो जब हमने उस पर करंट अप्लाई किया तो करंट अप्लाई होने पे क्या हुआ, जो नेगेटिव आयन थे वो मूव करने शुरू करे इस प्लेट की तरफ, सॉरी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव आयन था वो हमारा नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू किया। अब ये आयन इन सब के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इन आयन के साथ इनके कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं, एसोसिएट होते हैं। यानी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं आर एसोसिएटेड विद आयंस। जब आयंस के साथ वो एसोसिएट है, जब आयंस मूव करेगा तो यानी कि वो भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब एक आयन बाकियों की कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल आयन है वो अपोजिट डायरेक्शन यानी अपोजिट स्ट्रीम में मूव कर रहा है। यानी कि जो सेंट्रल आयन है इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। मीन्स आप जैसे समुद्र की लहरें एक साइड आ रही है, आपको अपना बोट लेके दूसरी डायरेक्शन में जाना है, वही चीज यहाँ हो रही है। सारे एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वजह से जो इफेक्ट यहाँ पर जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ये सिमिलर है जैसा हमारे क्लोइडल पार्टिकल मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इन अपोजिट डायरेक्शन। उनके जो अपोजिट मूवमेंट होता है, ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, उसे हमने उसका क्या बोलता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ये दो मेजर इफेक्ट यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा एक थर्ड इफेक्ट भी होता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वैसे वो लग सकता है, वो है हमारा नॉर्मल फ्रिक्शनलेस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आएगा हमारे मीडियम की वजह से, जो मीडियम होता है उसकी वजह से आता है, तो उसे हम बोलते हैं इसका थर्ड इफेक्ट, बट इतना ज्यादा मेजर नहीं है। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपका सोलवेंट क्या है, उसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं कि मूवमेंट में, ठीक है। तो इन तीन के बेस पर टी बाय हक्कल ने एक ला दी और उसे फर्दर एक्सप्लेन किया था, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था ओन सागर ने। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो आती है डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि ये दिस कंडक्टेंस सारी जो वैल्यू लेके रिलैक्सेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, हमारे पास जो डाटा आया वो था 82.4 अपॉन डी टी रेज़ टू पावर हाफ इंटू ईटा। यही सेम डी टी है, रेज़ टू पावर चेंज हो जाएगा 3/2, ईटा नहीं आएगा इस, और यहाँ पर एक कंडक्टेंस आ जाती है, साथ में आती है सी। डन। और अभी इसे हमने सबसे पहले पीछे पढ़ा था, जहां से हमने इनका बिहेवियर स्टडी करना शुरू किया था। वहां पर जब हमारे पास इक्वेशन आई थी पीछे वाले टॉपिक में, वो इक्वेशन मैं यहां लिख रही हूं। जहां से ये फेल होना शुरू हुआ था, ये हमने टॉपिक किया था जब हमने स्टार्टिंग में कंडक्टेंस डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक आया था, तब हमने वहां से अपना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताई थी और एक्सप्लेन करना शुरू किया था। और वहां से हमने देखा था कि इसमें थोड़ी सी वैल्यू मैच नहीं हो रही थी हमारी, यानी बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बिकॉज ये ला मॉडिफाई होकर कुछ ऐसे आई। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दीज ऑल वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट, तो मैं इसे a प्लस b इस फॉर्म में लिखती हूँ, यानी a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। ये है हमारी मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन c, ये है हमारी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है। t हमारा क्या है, टेम्परेचर, d मेरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे अभी हमने बात की, ठीक है। ईटा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड c इज कंसंट्रेशन। तो मेरे पास ये आ गए। अब ये आ गई मेरी ओन सागर इक्वेशन, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। अब बात करते हैं इसकी वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन की बात करें, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ ऐसे है, ठीक है। यानी अगर मैं एक स्लोप बनाऊं तो y एक्सिस पे मेरा क्या आ रहा है, दिस कंडक्टेंस, x एक्सिस पे मेरी क्या आ रही है, कंसंट्रेशन।
ठीक है। स्लोप क्या आ रहा है मेरे पास, यानी m, वो क्या आ रहा है मेरे पास -a+b दिस कंडक्टेंस, यानी मेरे पास एक नेगेटिव स्लोप आ रहा है। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं दिस इन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है बट डिक्रीजिंग में, इस तरह से, जैसे ये HCl के लिए नोट किया गया, ये KCl के लिए नोट किया गया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास एक नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो हमने इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया और इसका जो स्लोप क्या आया मेरे पास नेगेटिव आया, डन। बट जो हमारे NaCl होता है, सोल्ट होता है, इनके लिए हमारे पास सेम ही आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आती है, उनके ऊपर ज्यादा फोर्स वर्क नहीं करता, इसीलिए उनमें क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है हमारे पास। बट जो चीज हम पीछे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। ये क्या है मेरे पास C की वैल्यू, C क्या है मेरे पास इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट मेरा क्या है ये C, यानी कि इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी ये जो इस पॉइंट पे कट करेंगे ये मेरी क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, डन। अब ये तो आ गई इसकी वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे को एक्सप्लेन करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को एट नंबर ऑफ कंसंट्रेशन, आप जैसे C की वैल्यू लोगे उसके लिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा है दिस कंडक्टेंस इज लेस देन दिस वैल्यू, यानी यहां पर जो कंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है इज लेस देन दिस, बिकॉज इसमें से ये कुछ टर्म माइनस हुई तभी ये दोनों क्या है, बराबर आए, ठीक है। यानी यहाँ पर ये चीज बताता है कि यहाँ कंप्लीट आयनाइजेशन होगी किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ऑन इनफाइनाइट डिल्यूशन, ऑन infinite dilution there is complete ionization of strong electrolyte। इसीलिए इनकी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो वैल्यू है वो क्या हाई एज कंपेयर टू एनी अदर कंसंट्रेशन, क्लियर। तो ये थी हमारी डी-बाई-हकल-ओहन-सागर इक्वेशन, डन। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम छोटी सी टर्म में ट्रांसपोर्ट नंबर, देन हम किरचॉफ्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।